Hello friends, so let's come to the chapter 9 which is Jainism and Buddhism. Very important chapter because जो वर्ड्स होते हैं एंड किसको क्या बोला जाता है और उसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन सी प्लेसेस हो गई जहाँ पे हमको जैनिज़्म बुद्धिज़्म के चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कौन कौन से टेम्पल्स हो गए, क्या क्या चीज़ें हो गई। तो हमारा जैनिज़्म बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन जैनिज़्म बुद्धिज़्म से आता है, ठीक है। अब जैनिज़्म बुद्धिज़्म के पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, प्री हिस्टोरिक पढ़ा, चैल्कोलिथिक पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हमने ऋग वैदिक, देन लेटर वैदिक एंड उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा कि लेटर और ऋग वैदिक के बीच में डिफरेंस क्या था। जब हमने ऋग वैदिक पीरियड पढ़ा तो हमने देखा कि उनका टाइम पीरियड 15,000 से 1000 BC तक था और उसके बाद हमारा आयरन का डिस्कवरी हुआ और 1000 BC से 600 BC तक हमारा कौन सा था, लेटर वैदिक फेज। फिर हमने देखा आयरन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे सोशल डिवीजन में चेंज आए, 4 वर्नास सिस्टम इस्टेब्लिश हुए और जिस वर्ना के कारण जो है जैनिज़्म बुद्धिज़्म हमारा राइज हुआ। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर रीज़न अगर बात की जाए तो पहली चीज़ था कि आयरन डेवलपमेंट हुआ तो उसके कारण एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह नहीं आई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था। बट अगर हम कोई और रीज़न की बात करें तो हमारा ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि हमारे जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो जो हमारे लोअर कास्ट पीपल थे जैसे शूद्रास हो गए, वैश्यास हो गए, तो उनको बहुत डोमिनेट कर रहे थे, तो इसलिए जो है ये पीरियड हमारा जैनिज़्म बुद्धिज़्म राइज हुआ। अब अगर बात करें तो न्यूमरस रिलीजन सेक्ट्स जो हैं हमारे एरोज हुए गैंगेटिक बेसिन में, जहाँ पे हमारा लेटर वैदिक पीरियड था 6th century BC के टाइम पे 62 रिलीजियस सेक्ट्स आए, बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो दैट इज़ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया। अब कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन की बात करें तो कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन में आपको पता है कि सबसे पहले मैंने बताया कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ऑप्रेसिव पॉलिसी हो गई थी। उनको लैंड गिफ्ट करो, उनको पूरा चीज़ें गिफ्ट करो, वो एज अ टीचर्स की तरह आते थे, बट वो लोअर कास्ट पीपल को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा राइज हुआ। तो कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन में अगर बात करें तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में सोसाइटी क्लियरली हमारी 4 वर्नास में डिवाइडेड थी, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियज हो गए, वैश्य, शूद्रास हो गए। हर वर्ना का एक डिफाइंड फंक्शन था जो कि आपको मैंने बताया है, और हर वर्ना किस पे बेस्ड था, हर ऑक्यूपेशन किस पे बेस्ड था, ऑन बर्थ पे बेस्ड था, ठीक है। अब 2 जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्नास थे जिनको प्रिविलेजेस बहुत दी जाती थी, पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय। अब ब्राह्मण्स की अगर बात करें तो वो प्रीस्ट और टीचर्स की तरह वो करते थे, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, लोगों की पूजा में जाते थे, वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, फिर उनसे काऊ हो गया या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, सारी चीज़ें दान में लेते थे। तो इनको जो है ये इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दी गई और इनको टैक्सेशन नहीं लगाया जाता था, इनको पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। तो ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत ऊंची पोजीशन, सबसे अपर पोजीशन वो लेकर बैठे थे। पर पोस्ट वैदिक टाइम में अगर बात करें तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आए कि बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिले। फिर क्षत्रियज की बात करें तो ये सेकंड रैंक आते ब्राह्मण के नीचे, और ये जनरली हमारे वॉर, लड़ाई के लिए फेमस थे और ये पीजेंट से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो क्षत्रियास जो थे वो जनरली हमारे वर्ना सिस्टम में हायरार्की सेकंड पोजीशन पे आते थे, बट क्षत्रियास की अगर बात करें तो यही हमारे राजा बनते थे, ठीक है, किंग की जो पोजीशन थी दैट इज गिवन टू क्षत्रियास। देन वैश्यास आए जो कि पूरी तरह एग्रीकल्चर में इंगेज थे, कैटल रियरिंग और ट्रेड वगैरह में, और ये प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे, मतलब ये क्या करते थे, टैक्स पे करते थे हमारे क्षत्रिय को, हमारे राजा को, फिर राजा उन्हीं टैक्स में से जो है ब्राह्मण्स को गिफ्ट वगैरह देते थे, ठीक है। अब अगर बात करें तो अलॉन्ग विथ 2 हायर वर्ना, शूद्रास जो वो हमारे वैश्यास जो थे उनको द्विजा की कैटेगरी में लाया गया था। द्विजा मतलब होता है, द्विजा उनको दिया जाता है जो हमारे सेक्रेट थ्रेड्स को पढ़ सकते हैं, सेक्रेट बुक्स को पढ़ सकते हैं, बट हमारे शूद्रास जो थे ये इस द्विजा पोजीशन से आउट रखा था उनको, और शूद्रास जनरली उनको बोला जाता था जो दूसरों को सर्व करे, मतलब अपर 3 वर्नास को जो सर्व करेंगे उनको शूद्रास बोला जाता था। अलॉन्ग विद वुमेन जो थे वो भी वैदिक स्टडीज़ नहीं कर सकती थी, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि जो हमारे शूद्रास थे वो डोमेस्टिक स्लेव्स थे, एग्रीकल्चरल स्लेव्स थे, क्राफ्ट्समैन, हायर लेबर्स जो थे वो पोस्ट वैदिक टाइम्स में हमारे शूद्रास ही थे, और ये जो उनको क्रूअल बोला जाता था, ग्रीडी बोला जाता था,
और इनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अब हमने देखा कि जितना ज़्यादा हायर वर्ना होगा उतना ज़्यादा प्योर पर्सन होगा, उतना कम पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको टैक्सेशन नहीं पे करना पड़ेगा, उनको मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस मिलेंगे। बट जितना लोअर वर्ना है उसको ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उनको पनिशमेंट भी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, नेचुरली अगर बात करें तो वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं टेंशन जनरेट करने लगी कि हमारे जो लोअर कास्ट पीपल है वो तो पूरी तरह घुटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है बहुत सारा रिएक्शन आया अगेंस्ट जो भी हमारे ब्राह्मणिकल कल्चर था। जो क्षत्रियास जो थे, जो कि रूलर्स की तरह एक्ट करते थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया जो भी रिचुअल डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का, और उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और कि जो भी आप वरना जो है बर्थ पे बेस्ड है वो बर्थ पे नहीं बेस्ड होना चाहिए। तो क्षत्रियास का रिएक्शन जो था प्रिंसली क्लास के खिलाफ या ब्राह्मण्स के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न बना न्यू रिलीजन आने का, जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म। फिर वर्धमान महावीरा की अगर बात की जाए, गौतम बुद्धा की बात की जाए, तो ये दोनों क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे और जिन्होंने पूरी तरह ब्राह्मण्स की पोजीशन को डिस्प्यूट किया। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न विच इज़ रिटन इन होल पैराग्राफ। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ ओरिजिन का सबसे पहला रीज़न स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ना बेस्ड ऑन अर्थ। ओके, वर्ना बेस्ड ऑन बर्थ, सॉरी मेरे दिमाग में थोड़ा ज्योग्राफी चल रहा था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बर्थ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। देखा आपने, पूरे पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं है, पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक लाइन में मतलब था कि वर्ना सिस्टम जो थे, क्षत्रियास जो थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेटेड रिचुअल्स थे उनके खिलाफ किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा ऐसे ही आपको हर चैप्टर में पढ़ना है कि आपको एक पूरे पैराग्राफ से एक पॉइंट ऐसा निकालना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, बट द रियल कॉज की बात करें तो राइज ऑफ न्यू रिलीजन का मतलब जो रियल कॉज था जैनिज्म बुद्धिज्म राइज होने का, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया कि मेन रीजन था कि न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आई थी। क्यों न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आई थी? बिकॉज आयरन डेवलप हुआ था। आयरन डेवलप हुआ क्योंकि आपको पता था, जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था या थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि मिडिल गैंगेटिक बेसिन पूरा फॉरेस्टेड था, जिसको क्लियर करना आयरन जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं क्लियर कर सकते, इसलिए वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा नहीं हुए। तो जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई वहाँ का फॉरेस्ट क्लियर किया गया और वहाँ पे जो है आयरन फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद वहाँ पे सेटलमेंट बढ़ने लगे। ठीक है, तो न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो वो बहुत थिकली फॉरेस्टेड था, और बट इस थिक फॉरेस्ट को काटने के लिए हमको आयरन की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि 5th सेंचुरी BC में डेवलप हुआ। और बहुत सारे लोग आयरन टूल्स बनाए और उन्होंने पूरी तरह एग्रीकल्चर को और क्लियर किया, और मतलब पूरी तरह हमारा फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहाँ पे एग्रीकल्चर और लार्ज सेटलमेंट स्टार्ट किए। ठीक है, हमने कल्चरल इकोनॉमी की अगर बात करें, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बात करें तो वो प्लफ शेयर पे बेस्ड होती है। बट हमने देखा कि ऋग्वैदिक टाइम में काउस को एज अ वेल्थ ट्रीट किया जाता था, उनको बहुत माना जाता था, जिसके पास ज़्यादा काउस है वो मतलब ज़्यादा वेल्थी है। बट लेटर वैदिक पीरियड में देखा हमने कि स्लॉटर ऑफ काउस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर जो है इतना अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है। और एग्रीकल्चर जो है ऑब्वियसली उसमें प्लफ शेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको कैटल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारी बुलक्स जो है उनको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, पूरी तरह वैदिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो पूरी तरह कैटल को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है, मार के जो है ब्राह्मण्स को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ख़त्म करते हैं। इसलिए अगर बात करें तो ट्राइबल पीपल जो हमारे साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेंच में रहते थे मगध के, उन्होंने बहुत सारे कैटल्स को किल किया। बट अगर न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चाहिए तो हमको कैटल्स को किसी तरह, कैटल की जो किलिंग है उसको हमको कम करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसे आई? आयरन के डेवलपमेंट से आई। आयरन का डेवलपमेंट आया तो हमको न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी पॉसिबल कैसे होगी? जब हमारा एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हुआ। तो इन्होंने अपोज किया कि कैटल को आपको स्लॉटर भी नहीं करना है। न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट अगर बात करें
थर्ड रीज़न की, तो लार्ज नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ डेवलप हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौशाम्बी आई इलाहाबाद के पास, फिर कुशीनगर आई उत्तर प्रदेश, वैशाली आई हमारी नॉर्थ बिहार में, चिरांद और राजगीर आए पटना में। तो ये टाइप की हमारी जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई, और इन्हीं सिटीज़ में हमारे आर्टिशंस और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा थे जो हमारे कॉइन्स पहली बार यूज़ किए। अब कॉइन्स उन्होंने पहली बार यूज़ किया तो पहला जो अर्लीस्ट कॉइन्स जो थे वो 5th सेंचुरी बीसी के थे, और ये जो उन कॉइन्स को क्या नाम दिया गया, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो याद रखिएगा अर्लीस्ट कॉइन्स जो थे वो 5th सेंचुरी बीसी में डेवलप हुए थे, जनरली हमारे जैनिज्म बुद्धिज़्म के टाइम पे, और उन्हीं कॉइन्स को क्या कहा गया, पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा गया, और ये पहली बार उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्कुलेट हुए। अब इन्हीं कॉइन्स के कारण हमारा जो फैसिलिटेशन था ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो हमारे वैश्यास की इंपॉर्टेंस बढ़ा दिए, क्योंकि वैश्यास जो थे प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, ट्रेड्स में इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली कॉइन्स का राइज होने के कारण, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने के कारण हमारी वैश्यास की पोजीशन जो थी वो इम्प्रूव हो गई। अब ब्राह्मणिकल सोसाइटी में अगर बात करें तो वैश्यास हमारे 3rd रैंक में आते हैं, और फर्स्ट 2 ब्राह्मण्स और क्षत्रियस थे। ठीक है, जैसे ही वैश्यास की पोजीशन अच्छी हुई तो वैश्यास ने ग्रेटर सपोर्ट हमको महावीरा को दिया और गौतम बुद्धा को दिया। क्यों दिया? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे रीज़न थे। पहला था कि जैनिज्म बुद्धिज़्म किसी रिलीजन से अटैच नहीं था। दूसरी चीज़, वो नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ाते थे कि आपको वायलेंस नहीं करना है। और थर्ड जो है, ब्राह्मणिकल लॉ बुक जो थी, धर्मशास्त्र, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे मनी लेंड करने को मना करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत हेल्प की, कि वो बहुत ज़्यादा एनहांस की कि आप जो है हमारे महावीरा और बुद्धिज़्म को सपोर्ट करिए। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड रीज़न। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारी वेरियस प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसके खिलाफ जो है जैनिज्म और बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा ने और हमारे जैन महावीरा जी ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन दिया, कि जो भी ओल्ड फैशन पीपल थे उनको ना कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना, ना ही गोल्ड चाहिए था, ना ही कॉपर चाहिए था, ना ही सिल्वर चाहिए था। वो जनरली नॉर्मल लाइफ जीते थे। बट जैसे ही न्यू फॉर्म्स आई लेटर वैदिक टाइम पे, तो सोशल इनइक्वालिटी बहुत क्रिएट हुई, जिसके कारण मिजरीज जो है पीपल में बढ़ गई। जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और कॉमन पीपल प्रिमिटिव लाइफ जीने लगे। तो जैनिज्म बुद्धिज्म ने प्रेफर किया कि सिंपल, प्योर और एस्थेटिक लाइफ हमको जीनी है। हमको ना तो गोल्ड चाहिए, ना ही हमको कोई भी प्रॉपर्टी हमको चाहिए, बट हमको ये चाहिए कि हमारी बॉडी और सोल जो है एक साथ रहे। इतना हमको चाहिए कि हमारी बॉडी वहाँ पे सर्वाइव कर जा पाए। तो वो जनरली मटेरियल एडवांटेजेस के लिए भी रिबेल किए, कि जो भी मटेरियल लाइफ है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला, क्योंकि वो मटेरियल लाइफ उनको चाहिए थी जो आयरन एज के पहले थी। ठीक है, आयरन एज के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट चेंज हुए, तो आयरन एज के पहले वाली लाइफ जो थी, जो नॉर्मल थी, जब वहाँ पे पीपल नॉर्मल रहते थे, वैसी लाइफ उनको चाहिए थी। ठीक है, तो उस लाइफ में आपको लौटना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। नाउ लेट्स कम टू द समरी। अब कॉजेज ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो वी हैव ऑलमोस्ट 6 कॉजेज। सबसे पहला कॉज है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट वर्ना बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय जो रूलर्स थे, वो हमको पता है कि सबका जो हमारे 4 वर्ना सिस्टम थे लेटर वैदिक टाइम पे इमर्ज हुए, उन सबका अलग अलग रीज़न था, उन सबका अलग अलग फंक्शन था परफॉर्म करने का। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स जो थे वो हमारे रिचुअल चीज़ें परफॉर्म करते थे, बहुत सारा गिफ्ट अचीव करते थे। क्षत्रिय जो थे वो वॉर और ये सब के लड़ाई वगैरह देखते थे, और जो टैक्स है वो पीजेंट से लेते थे। तो जनरली क्षत्रिय और जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनको ना तो पनिशमेंट मिलती थी और ना ही टैक्स पे करना पड़ता था। बट जो हमारे वैश्यास थे, वैश्यास जो थे एग्रीकल्चरल थे, ट्रेडर्स थे, जिनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, और शूद्रास जो थे वो सबको सर्व करते थे, उनको एज अ ग्रीडी, एज अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। तो क्षत्रिय लोगों ने देखा, जैसे कि गौतम बुद्ध एंड महावीरा जो कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, वो लोग आए और उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि जो भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं वो बहुत ख़राब है, वो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल को गिरा रहे हैं। तो ये इसके अगेंस्ट किया। तो ये हमने देखा फर्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी और आयरन इम्प्लीमेंट्स का डेवलपमेंट होना, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारा, कि हमारा जो है जैनिज्म बुद्धिज़्म राइज हुए। ठीक है, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं बोलते थे कि आपको स्लॉटर नहीं करना है काउस का, क्योंकि काउस कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ हमको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ डेवलप हुई, जैसे कि कौशाम्बी, कुशीनगर, चिरांद, राजगीर, ये सारी। फिर हमने देखा ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे फैसिलिटेट हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज़ जो डेवलप हुई, यहाँ पे आर्टिशंस और ट्रेडर्स आए। आर्टिशन और ट्रेडर्स ने पहली बार जो है एक कॉइन डेवलप किया, जो कि हमारा फर्स्ट टाइम 5th सेंचुरी BC में डेवलप हुआ, जिसका नाम था पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, और ये
कहीं ना कहीं वैश्यास को बहुत इम्पोर्टेंस दिए क्योंकि वो ट्रेडर्स थे एंड उनका और इसीलिए जो है वैश्यास ने जनरल सपोर्ट अपना दिया बुद्धा और महावीरा को। क्यों दिया, क्या क्या रीज़न थे? क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज़्म की बात करें तो वो किसी इंपॉर्टेंट रिलीजन, किसी वर्ना सिस्टम से अटैच नहीं थे। वो नॉन वायलेंस प्रीच करते थे और बोलते थे कि जो भी किंगडम्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो। और ब्राह्मणिकल लौवुक धर्मशास्त्री जो थी वो कहीं ना कहीं मनी को लेंड करना, मतलब इंटरेस्ट में मनी को लेंड करना, उसको मना करती थी। सो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, बिकॉज उन्होंने बोला कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ हमारे कंट्री में बढ़ा रहे हैं, हमारे रीजन में बना रहे हैं, और ये जो है मासेस जो सफ़र कर रही हैं उसका सबसे मेन कारण है। तो कॉमन पीपल जो है अपनी प्रिमिटिव लाइफ तक चले जा रहे हैं। तो जैनिज्म बुद्धिज़्म ने प्रेफर किया कि सिंपल प्योर एस्थेटिक लाइफ होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमको गोल्ड को टच नहीं करना है, सिल्वर को टच नहीं करना है, और जो भी हमारी बॉडी और सोल को एक साथ रख के वही बस चीज़ें हमको नेसेसरी है। नेक्स्ट रीज़न अगर बात करें तो उन्होंने मटेरियल लाइफ में जो चेंजेस आए उसको भी बोला कि उसको भी नहीं होना चाहिए, उसके भी अगेंस्ट उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि पीपल जो है उनको चाहिए कि वो प्री आयरन फेज़ में लौट जाए, ना कि वो अभी आयरन फेज़ के बाद वाली जो लाइफ है उसको जिए। सो दीज आर द रीजन विच आर गिवन इन एनसीईआरटी वेरी थरली। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़िए, ऐसे ही रीज़न ढूंढिए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि आप पूरा जो एनसीईआरटी में दिया है इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ में, उसको आपने डायग्राम फॉर्म में कर लिया तो आपको ईजी वे में समझ में आ गया। अब आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रिटन हेयर ओनली। ठीक है, सो आपको कुछ भी नहीं छूटा है, तो इसी तरीके से पढ़िए। नाउ लेट्स कम टू द जैनिज्म। अब महावीरा के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धिज्म हम कल पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। एंड वर्धमान महावीरा और जैनिज्म की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड दिया है, कुछ चीज़ें मैंने और भी एडअप की है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी जो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो उनका भी ऐड करना ज़रूरी था कि उनमें क्या पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें पढ़ा दिया है। तो इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। सो लेट्स कम टू द वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म। अब वर्धमान महावीरा और जैनिज्म की बात करें तो वो तो हमने देख लिया कि ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। अब वर्धमान महावीरा जो है 540 BC में इनका जन्म हुआ, वैशाली में। कहाँ पे हुआ? वैशाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाली में जन्म हुआ, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ बिहार में। दूसरी चीज़, इनके फादर जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, तभी ये क्षत्रिय क्लैन हुए। इनकी मदर जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, और इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था मगध के फैमिली से, जो भी रॉयल फैमिलीज थी मगध की, उनसे। तो इसी कारण जो है महावीरा जो है वो बहुत सारे प्रिंसेस को अप्रोच कर पाए, नोबल्स को अप्रोच कर पाए अपनी जो डॉक्ट्रिन्स है उसको प्रोपोगेट करने में। ठीक है, इन द बिगनिंग अगर बात करें तो महावीरा की लाइफ जो थी वो पूरी हाउस होल्ड की तरह थी, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बट वो सच को इनको सर्च करना था, तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अबेंडन कर दिया कि हमको ये वर्डी लाइफ नहीं जीनी, मटेरियल लाइफ नहीं जीनी एट द एज ऑफ 30, एंड एस्थेटिक बन गए। अब ये 12 साल तक प्लेस्ड हर जगह जाते रहे, और इन 12 सालों में इन्होंने एक मतलब कम से कम एक ही दिन कहीं ना कहीं विलेज में गुजारा होगा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक विलेज में एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, बट उन्होंने 12 साल के लिए अपने क्लोथ्स को चेंज नहीं किया, और धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह अपने क्लोथ्स को ऑल टुगेदर अबेंडन कर दिया। और इस कब अबेंडन किया? जब उन्होंने पूरी तरह परफेक्ट नॉलेज, जिसको हमने कैवल्य नाम से बोलते हैं, वो अटेन कर ली। तो कैवल्य कब अटेन की? एट द एज ऑफ 42 जब उन्होंने अचीव कर लिया तो उन्होंने पूरी तरह अपने क्लोथ्स को त्याग दिया। कैवल्य का मतलब यही होता है कि इन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस को कनक्योर कर लिया, ख़त्म कर दिया, जो भी मिजरी थी, जो भी हैप्पीनेस था। अब इसी कनक्योस्ट के कारण इनको महावीरा नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है ग्रेट हीरो, और जिना नाम से। जिना का मतलब होता है द कनक्वेरर, और इनके फॉलोअर्स को जैनाज बोला जाता है। ठीक है, अब ये अपना रिलीजन 30 साल तक प्रोपोगेट करते रहे, कौशाल, मगध, मिथिला, चंपा एटसेट्रा हर जगह। 72 की एज में ये ख़त्म हुए, और कहाँ पे ख़त्म हुए? पवापुरी, जो कि राजगीर में है, वहाँ पे इनका डेथ हुई। तो कहाँ पे हुई? पवापुरी और नियर राजगीर। ठीक है, अब अगर हम बात करें महावीरा की, वर्धमान महावीरा की, तो हमारे यहाँ 24 जैनास थे, 24 जैन तीर्थंकारस थे, जिनको टीचर्स भी बोला जाता था, और महावीरा जो थे वो 24th थे, लास्ट थे। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, वो मैंने अलग से नोट की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्लियर लाइफ। अब डॉक्ट्रिन्स की अगर बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म के 5 डॉक्ट्रिन्स थे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैनिज्म के पहले डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं। 5 डॉक्ट्रिन्स थे जो कि आपको फॉलो करना है।
ठीक है। पहली चीज़ कि आपको वायलेंस नहीं कमिट करना है, नॉन वायलेंट रहना है, मतलब आपको हमेशा अहिंसा नहीं वो करनी है, अहिंसा के उसमें मार्ग में चलना है। डू नॉट स्पीक अ लाई, मतलब आपको सत्य बोलना है। डू नॉट स्टील, मतलब चोरी नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है। और ऑब्जर्व कंटिनेंस, जिसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, आपको ऑब्जर्व करना है। तो दीज आर द 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। अब जो 5th डॉक्ट्रिन था विच इज़ ब्रह्मचर्य, वो महावीरा ने ऐड किया था, और बाकी जो 4 हमारे डॉक्ट्रिन्स थे वो हमारे पहले के जो जैनास थे उन्होंने ऐड किया था। अब ऑल दो पार्श्व जो थे, जो कि हमारे प्रीडिसेसर्स थे महावीरा के, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन जो है अपने बॉडी का कवर करिए। पर जैसा कि हमने देखा कि महावीरा ने जैसे ही कावल्य अपना पूरी तरह अचीव किया तो उन्होंने पूरे क्लोथ्स त्याग दिए। तो महावीरा ने बोला कि आपको क्लोथ्स जो है कंप्लीटली त्याग करना है, आपको कुछ भी अपने बॉडी में नहीं पहनना है। तो हमने देखा कि महावीरा जो भी फॉलोअर्स थे, महावीरा ने अपने फॉलोअर से बोला कि बहुत ही आपको वैसी लाइफ जीनी है, बहुत ही कठिन, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेटर टाइम्स में अगर बात करें तो जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। श्वेतांबर्स वो थे जो वाइट ड्रेस पुट करते थे, और दिगंबर्स जो है जो नेकेड रहते थे। जनरली हम डिफरेंस हम पढ़ेंगे बाद में, जो कि मैंने बाद में ऐड किया है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। अब जैनिज्म का सेकेंड इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे। तो याद रखिए कि जैनिज्म गॉड पे बिलीव करते थे। जैनिज्म रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट वो बोलते थे कि जिना से लोअर होते हैं, ठीक है। बट उनको गॉड को क्या बोला कि जिना से लोअर होते हैं। उन्होंने एक वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया, जैसे कि बुद्धिज्म ने पूरी तरह वर्ना सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया, पर इन्होंने वर्ना सिस्टम को पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं किया। इन्होंने बोला कि हर वर्ना जो है अपने कॉन्सिक्वेंस प्रीवियस बर्थ में जो भी करते हैं, कर्म करते हैं, उसी भी हिसाब से उनको लिबरेशन मिलती है। तो अगर उन्होंने बोला कि छोटे जो हमारे लोअर कास्ट के पीपल हैं, अगर वो बहुत अच्छी प्योर लाइफ जी रहे हैं, मेरिटोरियस लाइफ जी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लिबरेशन अचीव कर सकते हैं। तो जैनिज्म का मेनली एम था कि आपको फ्रीडम अटेन करने, जो भी वर्ल्डली बॉन्ड है उससे आप फ्रीडम मतलब उनको छोड़ दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं लिबरेशन आपको मिल जाएगा। अब इनके 3 रत्नास थे, पहला है फुल नॉलेज, दूसरा है एक्शन एंड तीसरा है लिबरेशन। तो 3 रत्नास थे जैनिज्म के, क्या क्या? फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। हमने पढ़ा 5 डॉक्ट्रिन्स, फिर हमने पढ़ा कि जैनिज्म बुद्धिज्म में श्वेतांबर्स और दिगंबर्स कैसे बने, फिर हमने पढ़ा कि जैनिज्म जो है वो गॉड पे बिलीव करते थे, बट उन्होंने पोजीशन जो है गॉड की वो जीना से कम की, लोअर रखी। फिर हमने देखा कि वो वर्ना सिस्टम को पूरी तरह कंडेम नहीं किए जैसे कि बुद्धिज्म ने किया। और फिर हमने देखा कि इनके 3 रत्नास होते हैं, जैसे फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन्स। नेक्स्ट कम टू द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब हम देखते हैं कौन कौन से एरिया में हमारा जैनिज्म स्प्रेड हुआ। तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो एक संघ ऑर्गेनाइज्ड करते थे जिसमें मेन एंड वीमेन दोनों बैठते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि वो वुमेन के केस में भी बहुत ही लिबरल थे, ठीक है। अब 14,000 फॉलोअर्स ऐसे पाए गए, जिसको देखा जाता है कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, पर ये भी देखा जाता है कि जैनिज्म जो है वो क्लियरली अपने को ब्राह्मणिज्म से अलग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस वेरी बहुत ही वैसी प्रैक्टिसेस थी, तो वो ब्राह्मण से अपने आप को अलग नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है जैनिज्म मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बट अगर बात करें डिस्पाइट ऑफ दिस, अगर बात करें तो जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल मिलता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो फर्स्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, वो जैनास को फॉलो किए, वो जैना बन गए और उन्होंने अपना जो राजगद्दी थी उसको छोड़ दिया और अपनी लाइफ पूरी तरह कर्नाटका में गुजारने लगे। तो इससे हमको पता चलता है कि बहुत रूलर्स जो थे वो कहीं ना कहीं जैनास बने। सेकंड अगर बात करें साउथ इंडिया में क्यों हमारा फेमस हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेट फेमाइन जो है मगध में आ गया 200 ईयर्स जैसे ही डेथ हुई महावीरा की। अब उस ग्रेट फेमाइंस के कारण क्या हुआ, जो भी मगध में पीपल रहते थे वो धीरे धीरे भाग गए हमारे साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में जाके किसके लीडरशिप में आ गए, भद्रबाहु जो थे उनके लीडरशिप में आ गए। बट कुछ जो है वो मगध में भी रह गए, वो किसके लीडरशिप में थे, स्थलबाहु, ठीक है। अब इमिग्रेंट्स जो थे वो साउथ इंडिया गए, ठीक है। बट फेमाइन जैसे ही ख़त्म हुआ मगध आए, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो गए कि मगध आए वो लोग
तो उन्होंने क्या फॉलो किया, क्या नहीं फॉलो किया, वो प्योर जैनाज है कि नहीं है। तो लोकल जैनाज के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब जो आए थे साउथ इंडिया पे वो बोलते हैं कि हमने फेमाइन के टाइम पे भी पूरे रिलीजियस रूल्स फॉलो किए, जो भी जैनाज हमको बोलते हैं। बट मगध में जो जैना पीपल थे वो बोलते थे कि हमने बहुत सारे रूल्स को वॉयलेट भी किया है। इसी डिफरेंसेस की वजह से एक काउंसिल रखी गई जो कि पाटलिपुत्र पटना में हुई, जिसको सदन जो जैनाज थे उन्होंने पूरी तरह बाइकआउट कर दिया और उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसी टाइम से सदन के जो हमारे जैनाज थे उनको दिगंबर्स बोला गया, और मगध के जो हमारे जैनाज थे उनको श्वेतांबर्स बोला गया। तो याद रखिए कि सदन को क्या बोला गया, दिगंबर्स, पूरी तरह कपड़े त्याग दिया, और मगध को क्या बोला गया, श्वेतांबर्स, जो कुछ ना कुछ कपड़े पहने रहते थे। हाउएवर एपिग्राफिक एविडेंस ऐसा कुछ मिलता नहीं है, बट न्यूमरस टाइप के हमारे जैनाज मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट हुए 6th सेंचुरी बीसी में, जिनको बसादीस बोला गया। तो याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया, पर अगर पूछा गया बसादीस किसे बोला जाता था, तो बसादीस किससे बिलोंग करते, तो जैनाज से बिलोंग करते थे, और जैनाज मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट को बसादीस बोला जाता था। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा हुआ, और उनको फिर लैंड ग्रांट भी स्टार्ट किया गया किंग के द्वारा। सेम जो हमारे ब्राह्मणिकल कल्चर में किया गया था कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट स्टार्ट किया गया, तो ब्राह्मण का डोमिनेशन बढ़ गया, तो वैसे ही जैनाज को भी वो किया गया। फिर जैनाज की अगर बात करें तो जैनिज़्म जो है वो कलिंगा उड़ीसा में भी आए 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पे, कलिंगा किंग खारवेला के टाइम पे हमको पता चलता है। 2nd and 1st सेंचुरी बीसी में वो तमिलनाडु में भी स्प्रेड हुए। फिर लेटर अगर बात करें तो मालवा, गुजरात, राजस्थान में भी आए, और वहाँ के जो जैनाज थे वो ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए। अब जैनिज़्म की अगर बात करें तो वो पूरी तरह पेट्रोनेज, जितना हमारा बुद्धिज़्म का बढ़ा उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। बट जैनिज़्म जो है वो पूरी तरह जिस एरिया में पहले थे उस एरिया में आज भी स्प्रेड है। बट बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो पूरी तरह प्रैक्टिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट से डिसअपियर हो गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। नाउ लेट्स कम टू कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जैनिज़्म ने पहला अटेम्प्ट था जिन्होंने वर्ना सिस्टम के खिलाफ कुछ बोला था, और रिचुअलिस्टिक जो वैदिक रिलीजन थे उनके खिलाफ जो कुछ बोला था। फिर उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत किया। अर्लियर लाइफ में वो संस्कृत को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे, पर बाद में उन्होंने फिर उस टाइम पे वो प्राकृत लैंग्वेज को कॉमन पीपल के लिए बनाए, जो कि लोग समझ पाए। फिर उन्होंने रिलीजियस लिटरेचर लिखा अर्ध मगधी में, और वो टेक्स्ट फाइनली कहाँ पे कंपाइल्ड हुआ, गुजरात वल्लभी में, जो कि ग्रेट सेंटर था हमारे एजुकेशन का। फिर प्राकृत लैंग्वेज और जो भी लिटरेचर थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ की, और हमारी प्राकृत लैंग्वेज से ही बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसे सुरसेनी और सुरसेनी से मराठी लैंग्वेज। और अपब्रह्मसा जो थी वो फर्स्ट ग्रामर बुक थी जो हमारी जैनाज की थी। फिर जैनाज लिटरेचर आए, जो कि हम पढ़ेंगे, बहुत सारे अगम और नॉन अगम। फिर बाद में अगर बात करें तो जैनाज जो थे वो संस्कृत का भी यूज़ बहुत किया है अपने टेक्स्ट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने कन्नड़ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ग्रोथ हुई थी कन्नड़ की, और जो कि बहुत एक्सटेंसिवली लिखी भी गई थी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज़्म। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स कम टू द समरी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जैनिज़्म में हमने पढ़ा कि जैनिज़्म जो महावीरा थे वो वैशाली में नॉर्थ बिहार में जो है वहाँ पे जन्मे थे 540 बीसी में। इनके फादर जो है क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, मदर इनकी लिच्छवी प्रिंसेस थी, और इनका मगध फैमिली, रॉयल फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, जिसके कारण महावीरा को बहुत हेल्प मिली कि वो प्रिंसेस और बहुत सारे नोबल से ऐड रह सके। अब जो महावीरा थे 24 तीर्थंकर थे, और 24th जो थे वो महावीरा थे, और महावीरा को लॉयन नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अर्लियर लाइफ में वो हाउस होल्ड थे, बट ट्रुथ को सर्च करने के लिए उन्होंने अपना पूरी जो लाइफ थी उनको अबेंडन कर दिया, और 12 साल के लिए वो हर जगह घूमने लगे, और उन 12 सालों में उन्होंने कभी भी अपने क्लोथ्स को चेंज नहीं किए। और जैसे ही उन्होंने कैवल्य को अचीव किया और परफेक्ट नॉलेज अचीव किया, उसी तरह उसी टाइम पे उन्होंने पूरे अपने वस्त्र त्याग दिए, और वो इस कैवल्य का मतलब था ही मिस्ट्री एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे ही कैवल्य अचीव किया तो उनको महावीरा नाम से जाना लगा, जिसको ग्रेट हीरो बोलते हैं। फिर जीना और कन्क्वेरर, और इनके फॉलोअर्स को जैनाज नाम से जाना गया। अब ये 30 साल तक प्रोपोगेट किए और हर जगह गए, कौशाला, मगध, चंपा, मिथिला एटसेट्रा, और 72 ईयर्स में ये ख़त्म हो गए पावापुरी में, जो कि राजगिर में है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल
इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमने देखा 5 डॉक्ट्रिन। 5 डॉक्ट्रिन में हमने देखा अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारग्रह एंड ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य था वो 5th डॉक्ट्रिन था और वो हमारे महावीरा ने ऐड किया था, बट अदर फोर्स जो हैं उनके पहले जो आए थे हमारे जैनाज, उन्होंने ऐड किया था। अब 2 सेक्ट में डिवाइडेड है, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स जो थे वो वाइट ड्रेस पहनते थे और दिगंबर्स जो हैं वो पूरी तरह अपने आप को नेक्ड रखते थे। फिर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि जो हमारे जैनिज्म थे, जैनास थे, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे और बट वो गॉड को जिना से कम रखते थे। फिर वो वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किए जैसे बुद्धा ने पूरी तरह किया। फिर उन्होंने बोला जो भी प्योर और मेरिटोरियस लाइफ अगर जीता है मेंबर लोअर वर्ना का, तो वो भी लिबरेशन अपने अटेन कर सकता है। फिर 3 जेम्स पढ़े, रत्नास पढ़े, जिसको बोला गया फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन। फुल नॉलेज को बोला जाता है सम्यक जनन, एक्शन को बोला जाता है सम्यक चरिता एंड लिबरेशन को बोला जाता है सम्यक दर्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 3 जेम्स एंड रत्नास ऑफ जैनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैनिज्म, जो हमने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा था और कुछ कुछ जो है मैंने ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की, तो हमने बोला कि जो भी जैनिज्म का स्प्रेड हुआ वो जनरली उनके फॉलोअर्स के द्वारा हुआ। मेन एंड विमेन दोनों फॉलोअर्स थे, 14,000 फॉलोअर्स थे। इतना माना जाता है कि ये इतना लार्ज नंबर नहीं था। अब जैनिज्म जो है साउथ इंडिया में आए। साउथ इंडिया में क्यों आए? क्योंकि रूलर्स जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया कि जैनिज्म फैले। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पूरी तरह जैना बन गए और अपने राजगद्दी को छोड़कर अपनी पूरी लाइफ कर्नाटका में रहे। फिर ग्रेट फेमाइन, सेकेंड रीज़न ये था कि मगध में बहुत ज़्यादा फेमाइन आया, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो मगध में पीपल रहते थे, जैनाज रहते थे, वो साउथ चले गए। और साउथ में किसके लीडरशिप में आए? भद्रबाहु के। और रेस्ट जो थे वो मगध में ही थे, जो स्थलबाहु के अंडर थे। अब डिफरेंस क्रिएट हुआ बिकॉज क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साउथ इंडियन थे वो लौट के गए मगध में, तो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ क्योंकि लोकल मगध जो थे वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते थे, बट जो हमारे साउथ इंडिया के पीपल गए तो वो जो है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। इसके कारण डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसी डिफरेंस के कारण एक काउंसिल क्रिएट की गई जो कि पाटलिपुत्र में हुई, पटना में। इसको पूरी तरह जो सदर्न जैनास थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया और रिफ्यूज़ कर दिया। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो जैनास जो है सदर्नर्स को बोला गया दिगंबर्स एंड मगधन्स को बोला गया श्वेतांबर्स। ठीक है, अब न्यूमरस मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट को बसादीज बोला गया जो कि साउथ इंडिया में की गई और वो कर्नाटका में स्प्रेड हुई और उनको लैंड ग्रांट भी किया गया किंग के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैनास जो है कलिंगा उड़ीसा में भी स्प्रेड हुए 4th सेंचुरी BC में, फिर 2nd और 1st सेंचुरी BC में तमिलनाडु में, फिर लेटर गुजरात और इस वाले रीजन में जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बड़ा और स्टिल अभी तक उनकी पोजीशन वहाँ पे उतनी ही है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें जैनास की, तो पहली चीज़ कि उन्होंने पूरे जो ये जैनास जो थे वो पहले थे जिन्होंने एविल्स को मिटिगेट करने के लिए, जो भी वर्ना ऑर्डर ने एविल्स को क्रिएट किया था उसको मिटिगेट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट इन्होंने प्राकृत लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा प्राकृत लैंग्वेज जो है उन्होंने कॉमन पीपल के लिए एक लैंग्वेज बना दी कि वो समझे और वो देखें, और उसी लैंग्वेज से सुरसेनी और उसके बाद मराठी लैंग्वेजेस भी, रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई। फिर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो अर्धमगधी जो कि गुजरात में कंपाइल की गई वल्लभी में, फिर अपभ्रंशा आई जो कि पहली ग्रामर बुक थी, ये जैनिज्म से रिलेटेड थी। फिर मिडिवल टाइम्स में अगर बात करें तो जैनिज्म ने संस्कृत के लिए भी बहुत ज़्यादा, संस्कृत लैंग्वेजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन था दैट इज contributed to the growth of Kannada. ठीक है, so this is all about contribution. तो these all things are given in NCERT itself. Now let's come to what I have added from the other source. So some important facts अगर बात करें तो जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पहले चीज़ श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स में डिफरेंस। तो श्वेतांबर्स की अगर बात करें तो मेन डिफरेंस तो हमको पता है कि श्वेतांबर्स श्वेत धारण करते थे, कपड़े पहनते थे, वाइट क्लोथ्स पहनते थे, पर दिगंबर्स जो है जनरली न्यूडिटी में जीते थे। अब हमने बोला कि जो हमारे साउथ इंडिया से गए थे वहाँ पे बाहर वो क्या करते थे, वो पूरे जो ब्राह्मण्स के, पूरे जो हमारे जैनिज्म का डॉक्ट्रिन है वो सबको फॉलो करते थे, पर जो मगध में रहते थे वो पूरे जो है फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो आपको पता है जो सदर्नर्स हैं उनको दिगंबर्स बोला गया और हमारे जो मगधन्स हैं उनको श्वेतांबर्स बोला गया। तो श्वेतांबर्स जो थे क्या करते थे, वो 4 ही डॉक्ट्रिन्स फॉलो करते थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपारगी। ब्रह्मचर्य को नहीं फॉलो करते थे, बट जो दिगंबर्स थे वो ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करते थे। अब जो श्वेतांबर्स थे वो
ये बोलते थे कि विमेन जो है वो लिबरेशन को अचीव कर सकती है, पर दिगंबर्स जो है बोलते थे विमेन लिबरेशन को अचीव नहीं कर सकती है। अब श्वेतांबर जो थे वो सतुलभद्र के अंदर आए और दिगंबर्स जो है भद्रबाहु के अंदर आए। ठीक है, अब सबसेक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेतांबर्स के जो सबसेक्ट्स हैं वो है मूर्ति पूजक, स्तनवासिक और तेरापंथी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सबसेक्ट्स। और अगर हम दिगंबर्स के सबसेक्ट्स की बात करें तो मूल संघ, विषपंथी, तेरापंथ एंड सम्य पंथ। ठीक है, तो दीज आर द सबसेक्ट्स ऑफ दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। जस्ट रीड इट एंड लर्न इट वेरी क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स थे, अनेकांतवाद और स्यातवाद, जो कि क्वेश्चन आया है कि अनेकांतवाद इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो आपको पता होना चाहिए जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। तो अनेकांतवाद और स्यातवाद एक वो आया। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि सारे चीज़ों का आप नॉलेज रखिए, जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं उन सब का नॉलेज रखिए, बट उनके अपोजिट जो एट्रीब्यूट्स है उनका भी नॉलेज रखिए। और स्यातवाद जो है मे बी डॉक्ट्रिन है, उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट स्यातवाद। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैनाज लिटरेचर है। पहला लिटरेचर था अगम लिटरेचर, दूसरा था नॉन अगम लिटरेचर। अगम लिटरेचर का मतलब ये था कि जो भी हमारे लॉर्ड महावीरा ने कंपाइल की है, प्रीचिंग की है, उसको कंपाइल फॉलोअर्स ने किया। नॉन अगम लिटरेचर में जनरली उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी कमेंट्री आती है जो भी अगम लिटरेचर में दिए गए हैं, और ये इंडिपेंडेंट मॉन्क्स जो थे उन्होंने कंपाइल किया था। ठीक है, अगम लिटरेचर जो है पूरी तरह प्राकृत लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। नॉन अगम लिटरेचर जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस से बना हुआ है। अब अगम में भी अगर बात करें तो अंग अगम आया, जो कि जो भी डायरेक्ट प्रीचिंग थी महावीरा की उसको देखते हैं। और ये कंपाइल किसने किया था? गंधारास ने, जो कि इमीडिएट डिसिपल थे हमारे महावीरा के, जो महावीरा के ख़त्म होने के बाद मेन डिसिपल थे, तुरंत आए थे। ठीक है, फिर अंग भाय आगम साए, जो कि एक्सपेंशन था अंग आगम का, और इसको कंपाइल किया था श्रुता केवलिन ने, जो कि मेंबर थे जिनके पास नॉलेज था अपने 10 पूर्वाज का। ठीक है, 10 जैसे अपने पूर्वज होते हैं वैसे ही उनके 10 पूर्वज का नाम मेंबर्स थे, जिनके पास नॉलेज था 10 पूर्वज का, वो थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जैनाज लिटरेचर। नाउ लेट्स कम टू जैनाज आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केव्स की अगर बात करें तो केव्स को गुम्फाज भी बोला गया, लाइनाज भी बोला गया। तो एलोरा केव्स 30 और 35 जो है केव नंबर, वो महाराष्ट्र में है। फिर मंगी तुंगी केव महाराष्ट्र में है, गजापंथा केव महाराष्ट्र में है, उदयगिरी खानगिरी केव्स उड़ीसा में है, हाथी गुम्फा केव उड़ीसा में है, सितनावसल केव जो है हमारा तमिलनाडु में है। फिर हम स्टैचूज़ की अगर बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू जो कि श्रवण बेंगोला कर्नाटका में है। फिर स्टैचू ऑफ अहिंसा जो कि ऋषभनाथ का है, महाराष्ट्र में है। फिर टेम्पल्स की अगर बात करें जैनालय की तो दिलवारा टेम्पल जो है राजस्थान में है, गिरनार और पलिटाना टेम्पल जो है गुजरात में है, और मुक्तगिरी टेम्पल जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जैनाज लिटरेचर। ओके, सो ये आपको पूरा मैंने बता दिया गौतम वो जैनिज्म के बारे में और लॉर्ड महावीरा के बारे में। इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा वो सिर्फ इसी से आएगा। ठीक है, सो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आई विल टीच गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म, उनके बारे में भी मैं पूरी चीज़ें बताऊंगी, इसलिए ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।